पिछली क्लास में हमने आवर्त सारणी का क्या है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप को पूरी तरह से बना लिया था ना। हम लोग अब वहीं से थोड़ा सा आगे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जिसमें लिख लिया जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी रेंज, ये वैज्ञानिकों के नाम है आपके, रेंज कॉमा वर्नर कॉमा बोहर तथा बरी का योगदान है आधुनिक आवर्त सारणी, रेंज कॉमा वर्नर कॉमा बोहर तथा बरी का योगदान है। ठीक है, आगे लिखना, इसे ना बोहर आवर्त सारणी भी कहा जाता है, इसे बोहर आवर्त सारणी भी कहा जाता है क्योंकि यह बोहर के तत्वों के वर्गीकरण पर आधारित है, क्योंकि यह बोहर के तत्वों के वर्गीकरण पर आधारित है ना। बोहर के तत्वों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य हमारा, बोहर ने एस, पी, डी और एफ, ये जो वर्गी एस, पी, डी, एफ है, ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था, बोहर ने दिया था, है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही लिखेंगे, हमारा तत्वों का वर्गीकरण, है ना। इतना मुझे पता पड़ चुका है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं मेरे पास, 7, और वर्ग कितने हैं मेरे पास, 18, 1 से लेकर कहां तक, 18 तक। ठीक है ना। जो पुरानी आवर्त सारणी थी मेंडलीव की, उसमें भी 18 ही थे, परंतु बस उसमें 1A 1B करके दे दिए थे। 7 ग्रुप को 1A 1B मतलब 14, 8 के 3 एक साथ रख दिए थे 17, प्लस एक 0 को उसने अलग दिया था। अब नई में हमारा 1 से 18 है, और नई जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों का वर्गीकरण, उनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षक में आ रहा है उसके आधार पर करा गया। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में आ रहा है तो वो एस ब्लॉक, अगर पी में आ रहा है तो पी ब्लॉक, डी में आ रहा है तो डी, एफ में आ रहा है तो एफ ब्लॉक। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें लिख लेना हमारा, है ना, कि यह वर्गीकरण, है ना, यह वर्गीकरण, है ना, कक्षकों के आधार पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है किया गया है। यह वर्गीकरण कक्षकों के आधार पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है के आधार पर किया गया है। ठीक है ना। जैसे पहला है हमारा, आप इसमें लिख लेना हमारा, है ना, एस ब्लॉक, एस खंड के तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट। इतनी हिंदी इंग्लिश से तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट तो हम भी लिख सकते हैं ना। तो एस खंड के तत्व लिख लो या एस ब्लॉक एलिमेंट लिख लो, है ना। जो सबसे बाहर की शेल होती है उसे कौन सी शेल बोला जाता है, बाह्यतम। जो उसके अंदर होती है उसे उपांतय, है ना, पेनल्टीमेट। और जो उसके अंतर होती है अंतः उपांतय, है ना। इंग्लिश में बाहर वाली को आउटरमोस्ट, उससे पहले वाली को पेनल्टीमेट, और उससे पहले वाली को एंटी पेनल्टीमेट शेल बोला जाता है। ठीक है ना। अब हमें पता है कि जो बाह्यतम शेल है, एस ब्लॉक के एलिमेंट की डेफिनेशन अगर मुझसे पूछे तो क्या परिभाषा दूंगा मैं, वो एलिमेंट जिनमें अंदर की सब शेल क्या हो, पूर्ण रूप से भरी हुई हो, मतलब n-1 तक पूरी भरी हो। बाहर वाली को नंबर हम लोग हमेशा क्या देते हैं, n, है ना। भले हम लोग, जैसे मैं एक डायग्राम के टर्म्स में बता दूं ताकि आपको आइडिया रहे, है ना। इस तरह से होती है, ये प्लस किसका सिंबल होता है, हमारा नाभिक का। ठीक है ना। तो ये अगर हमारी, इसको अगर आप nth शेल बोल रहे हो तो ये आपके लिए कौन सी शेल होगी, n-1, है ना। ये वाली कौन सी शेल होगी आपकी, n-2h शेल। ठीक है ना। और इसी तरह से ये वाली कौन सी शेल होगी हमारा, n-3h, है ना। तो ये शब्द, ये वर्गीकरण हमेशा आपका आवर्त सारणी में बार बार आएगा, nth, n-1, n-2, n-3, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते वक्त भी आपको इनकी जरूरत पड़ती है। इस nth शेल को ही, है ना, nth शेल को ही हम लोग कौन सी शेल बोलते हैं, हमारी बाह्यतम।
ठीक है ना, और बाह्यतम मतलब आउटर मोस्ट। तो दिस इज योर सबसे बाहर की। n-1 को हम लोग उपांतय, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है हमारा, पेनल्टीमेट शेल, ठीक है ना। और n-2 को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः उपांतय, दैट इज एंटी पेनल्टी। समझे। तो ये जो वर्गीकरण है हम लोग, है ना, उससे आगे के अंदर की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा। ये वर्गीकरण हम लोग इस आधार पर करेंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट मतलब जिनमें n-1 तक के सभी कक्ष क्या हैं आपके, पूर्ण भरे हुए। और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है बाह्यतम शेल के, मतलब nth शेल के s सब शेल, मतलब nth कक्ष के s कक्षक में जा रहा है। कक्ष और कक्षक में अंतर तो पता है ना, कक्ष के अंदर क्या होते हैं, कक्षक, कक्षक के अंदर क्या होते हैं, नहीं, सब शेल को, हाँ, कोश के अंदर क्या होता है, उपकोश, है ना, शेल को कोश भी बोलते हैं या कक्ष बोलते हैं। तो कोश के अंदर क्या है मेरा, उपकोश, उपकोश के अंदर कक्षक, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन। ये एक तरह से वो है याद रखने का तरीका कि आप यहां से सीधे कहां जाओगे, अपने घर, घर आपका कोश है, उसके अंदर आपका कमरा, ठीक है ना। यहाँ पे भले हो सकता है आप हॉस्टल में रह रहे हो, बट इन जनरल घर आपका कोश है, कोश के अंदर आपका जो कमरा होगा वो उपकोश, आपके कमरे के अंदर जो आपकी अलमारी है वो आपका ऑर्बिटल, और जो बुक्स रखी हुई हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन। क्योंकि डेफिनेटली आप जो भी बुक्स होंगी बेटा एक शेल्फ में रखते होगे ना, अलमारी। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, कोश मतलब कमरा, उपकोश मतलब, सॉरी, कोश मतलब घर, उपकोश मतलब कमरा, ठीक है ना, कक्षक मतलब अलमारी, और इलेक्ट्रॉन मतलब किताब, क्योंकि हमारा काम इससे। तो ये हम बना लेना डायग्राम, और अब हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं। एस ब्लॉक के तत्वों का जो वर्गीकरण है, इसमें डेफिनेशन में बस एक लाइन में हमें यही लिखना है ना, कि यदि n-1th, है ना, यदि n-1th कोश पूर्ण भरे हुए हों, n-1th कोश पूर्ण भरे हुए हों तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन ना, इससे लास्ट इलेक्ट्रॉन, और इंग्लिश में तो इसका और अच्छा नाम होता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग, जिसका मतलब है जो क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, अगर मैं तुरंत अंतर बता दूं इन दोनों के बीच में, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन ही किसी भी एलिमेंट को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, इसलिए उसे इंग्लिश में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है ना। तो इंग्लिश का बस नाम ध्यान रख लेना। तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन, है ना, nth कोश के s उपकोश में जाता है ना, जाता है, तो वह तत्व एस ब्लॉक का कहलाता है। तो वह तत्व एस ब्लॉक का कहलाता है। ठीक है, ये हमारा सीधे सीधे क्या है, इसकी परिभाषा है ना। अब इसके मुख्य बिंदु एस ब्लॉक के तत्वों के थोड़ा सा लिख लें। जैसे पहला पॉइंट, एस ब्लॉक है ना में दो वर्ग, केवल दो ही वर्ग होंगे एस ब्लॉक में। कौन कौन से, है ना, एस ब्लॉक में दो वर्ग G1 व G2, है ना। वर्ग 1 वर्ग 2 पूरा नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक है ना, ये सिंबल ध्यान रखना, क्योंकि पूरे इनऑर्गेनिक में कार्बनिक अगर मैं ही पढ़ाऊंगा तो G1 बोलते ही मतलब ग्रुप 1, P1 मतलब ही आवर्त 1, G2 मतलब ग्रुप 2, P2 मतलब आवर्त 2, ताकि हमें पीरियड या आवर्त पूरा लिखने की जरूरत न पड़े। तो इस ब्लॉक में केवल दो ही ग्रुप होते हैं, G1 तथा G2। अब पूछ सकता केवल दो ग्रुप क्यों होते हैं, है ना, ये भी पूछ सकता है केवल दो ही ग्रुप क्यों है इसमें भैया, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं S उपकोश को लेता हूं तो S उपकोश में कितने कक्षक होते हैं, केवल एक कक्षक होता है ना। तो S उपकोश में अगर एक कक्षक है और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस वजह से मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस वजह से हमेशा S ब्लॉक के तत्वों में आपको दो ही वर्ग मिलने वाले। तो ये उसका रीजन भी है जो हमसे पूछ सकता है।
पहला पॉइंट हमने ये लिखा। सेकंड पॉइंट ये लिखना बेटा कि यह आवर्त सारणी में कहां पर उपस्थित होता है बेटा, बिल्कुल दाईं तरफ, है ना। यह आवर्त सारणी में दाएं कोने पर उपस्थित होता है ना। यह आवर्त सारणी में दाएं कोने पर उपस्थित होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोल सकते हो कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास IG, IG का मतलब क्या होता है हमारा, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, है ना, क्योंकि हम लोग पूरा नहीं लिखते हैं IG और आगे NS1,2, है ना। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका होता है IG NS1,2। ठीक है, और लिखना आ गया हमारा लास्ट पॉइंट। अब इसमें NS1,2, तो पहले G1 जो होता है, G1 किसका होता है हमारा, क्षार धातु का, और क्षार धातु को हम लोग इंग्लिश में एल्कली मेटल बोलते हैं। तो मैं पूरा हमेशा AM लिखूंगा, याद रहेगा सभी को, है ना। ये नोटेशन इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़े। तो क्षार धातु का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो वो हमेशा IG क्या होगा आपका, NS1, क्योंकि हमारे क्वेश्चन उल्टे टाइप के आते हैं बेटा। उल्टे टाइप के क्वेश्चन से मेरा तात्पर्य क्या है, आपको कई सारे एलिमेंट के विन्यास दे देगा और पूछेगा ये कौन से ब्लॉक का है, या कौन से ग्रुप का है, या कौन से आवर्त का है। तो वो सब चीजें मुझे पहचानते आना चाहिए विन्यास देखते से। क्षार धातु का हमेशा NS1 होता है, इसलिए क्षार धातुएं केवल एक ही संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, वो कितनी, +1। और G2 की बात करता हूं मैं, तो G2 में मेरे लिए आती हैं क्या, क्षारीय मृदा धातु, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब हम लोग, है ना, हमें इंग्लिश में नहीं लिखना बट AEM हमें ध्यान रखना है। और इनका विन्यास क्या होगा मेरे लिए, IG NS2, और इसलिए इनकी भी फिक्स्ड संयोजकता होती है कितनी हमारा, +2। ठीक है ना। तो हर ब्लॉक के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स मुझे याद रखने हैं, जिससे मेरी अकार्बनिक रसायन की क्या होगी, समझ बढ़ेगी कि किस में क्या हो रहा है। और इस ब्लॉक में सभी तत्व जो उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं, आपके धातु होते हैं, है ना। तो लास्ट पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और अगर ये धातु हो गए, ठीक है ना, तो धातु होने का तात्पर्य क्या है, धातु के जितने भी गुणधर्म है वो सेटिस्फाई करेंगे, है ना। क्या धातु के गुणधर्म होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के अच्छे चालक, ठीक है, आघातवर्त्य तथा तन्य होते हैं, ठीक है ना। शाइनिंग सरफेस, इनकी सतह क्या होती है आपकी, चमकदार होती है। तो ये सब जो धातु के जनरल लक्षण होते हैं वो इन सब को पालन करेंगे। उन लक्षणों पे ज्यादा हम नहीं जा रहे, वो अलग अलग जाएंगे हम लोग, ठीक है, बस ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा P ब्लॉक एलिमेंट, है ना। P ब्लॉक एलिमेंट का क्या तात्पर्य हो गया कि इसमें भी nth शेल n-1 तक कोश क्या होंगे, पूर्ण रूप से भरे हुए होंगे, तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, nth कोश के P उपकोश। बस तो यही परिभाषा है ना, कि वह तत्व जिनमें n-1th कोश पूर्ण भरे हुए हों, वह तत्व जिनमें n-1th कोश पूर्ण भरे हुए हों तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हुए हों तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन nth कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन nth कोश के P उपकोश में जाता है ना, P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो अब P उपकोश में क्या होता है, ये तो परिभाषा हो गई। P उपकोश में हमारे पास टोटल 3 कक्षक होते हैं,
नाम शायद आपने सुना होगा, px, py और pz। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। और भराते हैं एक एक करके हैं, अगर आपको पता हो तो इसे हुंड का नियम बोला जाता है। तो हुंड के नियम के अनुसार किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक चालू नहीं होगा जब तक सभी कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना, तथा समान चक्रण के न हो। ये भी आपका है, चक्रण भी समान होना चाहिए। फिर 4, 5 और 6, तो टोटल मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसका मतलब ही क्या हो गया कि इस ब्लॉक में केवल कितने तत्व होंगे हमारे पास, कितने वर्ग होंगे? 6, है ना। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे इसमें, है ना, कि पी ब्लॉक में 6 वर्ग, है ना, G13 से G18 तक होते हैं। है ना, पी ब्लॉक में 6 तत्व G13 से G18 तक होते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा। सेकंड पॉइंट है ना, आवर्त सारणी में बाएं कोने पर उपस्थित होते हैं। आवर्त सारणी में बाएं कोने पर उपस्थित होते हैं, है ना। थर्ड हम लोग लिख सकते हैं कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ig, NS2 और Np126, है ना, Ig, NS2, Np126। ठीक है, यहाँ तक आपका होता है। अब जैसे हम लोग बात करें ना G13 की बात करें, तो G13 मतलब इनका जो विन्यास होगा NS2, Np1, ठीक है, इस वजह से 13 हो गया। और इसे हमारा कौन सा परिवार बोला जाता है? बोरॉन परिवार। क्लियर। अगर आप G14 की बात करते हो तो G14 का मतलब NS2, Np2, इसे कौन सा परिवार बोला जाता है? आपका कार्बन परिवार। अगर आप G15 की बात करते हो तो NS2, Np3, इसे कौन सा परिवार बोला जाता है? हमारा नाइट्रोजन परिवार। G16 की बात करोगे तो NH2, Np4, इसे बोला जाता है ऑक्सीजन परिवार। अगर आप G17 की बात करते हो तो NH2, Np5, ये हो जाएगा आपका, है ना, हेलोजन परिवार। और G18 आखिरी होता है हमारा NH2, Np6, जिसे हम लोग अक्रिय गैस परिवार बोलते हैं। ये इस तरह से G13 से लेकर कितने ग्रुप हो गए हमारे? G18 तक। है ना। अब इस ब्लॉक के अंदर, इस खंड के अंदर मेरे पास धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं, है ना। धातु, अधातु, उपधातु में अंतर क्या होता है? धातु मतलब जो आसानी से क्या कर दें? इलेक्ट्रॉन का त्याग। विद्युत क्या होती है आपकी? धनात्मक, ठीक है। और इनके ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारीय। अधातु मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे, मतलब विद्युत ऋणी होती हैं। और इनके ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? अम्लीय, ठीक है ना। और उपधातु या अर्धधातु जो होते हैं उनके ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब वो अम्ल के क्षार भी क्रिया कर सकते हैं और क्षार के साथ भी क्या कर सकते हैं? क्रिया कर सकते हैं। तो उपधातु केवल आपको किस ब्लॉक में मिलेंगी? पी ब्लॉक के अंदर। एस ब्लॉक तो पूरा धातु है, डी ब्लॉक भी पूरा क्या है आपका? धातु। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा तो धातु ही है बेटा, 78% धातु है आवर्त सारणी में। जितने भी तत्व हमारे पास नोन है उनमें से 78% क्या है आपके? धातु, है ना। ये सब भी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकता है। गैस कितनी होती है? अब आप आवर्त सारणी में कौन कौन सी गैस है? 11 गैस है। 6 तो अक्रिय, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। सही है। तो ये इस तरह से ये छोटे मोटे क्वेश्चन आवर्त सारणी के कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आवर्त सारणी चैप्टर का मतलब भी मुझे आवर्त सारणी के बारे में पूर्ण रूप से क्या जानकारी होनी चाहिए, धातु का, अधातु कहाँ, कौन सी चीज कैसी है। क्लियर। तो इसमें आपका धातु, अधातु, उपधातु तीनों हो सकते हैं। परिवर्ती संयोजकता भी दर्शाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है हमारा?
इनका जो भौतिक अवस्था होती है वो ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट पॉइंट में बस हमें यही लिखना है ना, कि पी ब्लॉक में धातु, अधातु तथा उपधातु तीनों शामिल होते हैं। पी ब्लॉक में धातु, अधातु तथा उपधातु तीनों शामिल होते हैं। धातु, अधातु तथा उपधातु तीनों शामिल होते हैं, ठीक है ना। तथा भौतिक अवस्था ठोस, द्रव अथवा गैस कुछ भी हो सकती है। तथा भौतिक अवस्था ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकती है ना। एवं ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। एवं ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, अगर आपको पता हो, है ना, पहले 4s2 भराता है, बाद में कौन सी चीज भराती है हमारा 3D सीरीज पता होगा ना सभी को। तो पहले 4s2 भरा रहा मतलब NH शेल खुल चुकी है, और बाद में 3D भरा रहा मतलब अभी n-1 वाली शेल भी पूर्ण भरी हुई नहीं है। तो इसमें क्या होता है, nth भी खाली है और n-1 भी खाली है। बाकी इन दोनों में क्या हो रहा था, n-1 तक पूर्ण भरी हुई थी, ठीक है ना। और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस शेल में जा रहा था, nth। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, n-1, और उसके किस उपकोष में, D उपकोष के अंदर। तो बस परिभाषा में हम लोग यही लिखेंगे बेटा, है ना, कि वह तत्व जिनमें, है ना, nth तथा n-1th कोष अपूर्ण भरे हुए हों, है ना, वह तत्व जिनमें nth तथा n-1th कोष अपूर्ण भरे हुए हों, है ना, तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1th कोष के D उपकोष में जाता है ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1th कोष के D उपकोष में जाता है, D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब जैसे अगर आप D उपकोष की बात करोगे तो D उपकोष में टोटल कितने कक्षक होते हैं मेरे पास, है ना, 5 ना, ये कक्षक है। और नाम वगैरह, है ना, क्या क्या नाम होते हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX² - Y² और DZ², है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा हुंड के नियम का पालन करते हुए भरे जाते हैं, एक कक्षक में एक एक, और स्पिन मतलब चक्रण भी समान रखते हुए पहले 5 तक आएंगे, फिर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास, 10 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से अगर हम लोग डी ब्लॉक में बोलें कि कितने वर्ग होंगे तो 10 वर्ग होते हैं। कहां से कहां तक, 2 हो गए बेटा, 13 से 18 भी हो गए। तो बचे कौन कौन से, अब 3 से लेकर 12 तक, ठीक है ना। इसलिए ये एस और पी ब्लॉक के क्या होते हैं आपके बीच में। एस ब्लॉक तो कहां पर है, दाएं कोने पर, ये बाएं, ठीक है ना, मतलब गलत सही बोल रहा हूं ना, एस बाएं पर है और पी दाएं पर है। लेफ्ट को और राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेफ्ट को बायां बोला जाता है ना। हाँ, तो बाईं तरफ क्या है आपका एस ब्लॉक और दाईं तरफ क्या है आपका पी ब्लॉक, और बीच में क्या फंस जाता है हमारा डी ब्लॉक, समझे। हाँ, तो कर लो सीधा बेटा, वो तब बोलने में हो जाता ना, दाहिना बाइना हिंदी में, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग पहला पॉइंट यही लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्व में कि डी ब्लॉक में 10 वर्ग G3 से G12 तक होते हैं। डी ब्लॉक में 10 वर्ग G3 से G12 तक होते हैं, 3 से लेके 12 तक आपके यहां पर आ गए।
सेकेंड पॉइंट बोल सकते हैं कि यह आवर्त सारणी में, है ना, एस तथा पी ब्लॉक के मध्य उपस्थित होता है। यह आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक के मध्य उपस्थित होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं बेटा कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, क्या होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Ig अक्रिय गैस, उसके अलावा N-1 D 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है आपका, और NS 1,2, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। NS भी है, N-1 भी है। पिछले दो में केवल NN आ रहा था, इसमें ध्यान रखना एक अपवाद भी होता है, पैलेडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 46 होता है ना। हम लोग सामान्य लिखते हैं NS12, मतलब S में एक इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं और दो भी। कॉपर और क्रोमियम आपको पता हो तो कॉपर और क्रोमियम में S में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, याद है, ठीक है ना। तो इसलिए 1,2 लिखते हैं, परंतु पैलेडियम ऐसा यौगिक है, अब पैलेडियम का अगर आप वो देखोगे Z कितना है, 46। इससे पहले की अक्रिय गैस कौन सी होगी, क्रिप्टॉन, Kr, ठीक है ना। किस आवर्त की है ये, हीलियम प्रथम का, नियॉन द्वितीय का, आर्गन तृतीय का, क्रिप्टॉन चौथे का। चौथे का मतलब अक्रिय गैसों का विन्यास क्या होता है, NH2 NP6, तो चौथे का है तो N की वैल्यू कितनी हो गया, 4, 4s2 4p6 तक भरा हुआ है इसका, ठीक है ना। तो 4s2 4p6 भरा हुआ, अब किस में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 4d में और 5s में आने चाहिए। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक है 36 और मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 46, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। जो नॉर्मल तरीका क्या होता है, नॉर्मल तरीका होता है 10 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, S में। जैसे निकिल में तो होता ही है, निकिल का परमाणु क्रमांक अगर आपको पता हो तो 28 होता है, और उसका विन्यास क्या होता है आपका, Ar आर्गन, 4s2 18 और 2 20 और 3d8। तो उस हिसाब से निकिल के नीचे पैलेडियम आया, तो कायदे से उसका विन्यास क्या होना चाहिए था मेरा, सेम 4d8 और 5s2, इसीलिए मैंने अपवाद लिखाया है, इसका विन्यास है ना 4d10 होता है और 5s0 होता है। तो ये इकलौता पूरे डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसमें S में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता ही होगा, जानकारी होगी कि वो अपवाद वाली चीजों को क्या करता है, ज्यादा पूछता है कुरेद के, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा अपवाद हमारे अकार्बनिक में, इनऑर्गेनिक में ही होते हैं। ऑर्गेनिक में भी होते हैं बट कम होते हैं, और फिजिकल में तो अपवाद का कोई नामो निशान ही नहीं होता है। मोल अगर दिया गया भार बटे अणु भार से निकलेगा तो हर चैप्टर में इसी से निकलेगा, इसका कोई भी अपवाद नहीं है, ठीक है ना। बॉयल बोलता है अगर कि दिए गए ताप पर गैस का आयतन, है ना, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है समान मात्रा के लिए, तो इसका कोई भी अपवाद आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तो अपवाद यहाँ जरूर मिलेंगे आपको, क्लियर। अब इसमें टोटल क्या होती है हमारे पास, है ना, डी ब्लॉक के तत्वों को अगर आपको पता हो तो संक्रमण तत्व भी बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या है, संक्रमण तत्व क्यों बोला जाता है, पुरानी परिभाषा के अनुसार एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के क्या हो रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। आप धातु से किस तरफ जा रहे हो, अधातु, तो गुणों का क्या होगा, संक्रमण होगा, चेंज होना चालू होगा, तो इस वजह से इन्हें संक्रमण बोला जाता था। परंतु नई परिभाषा के अनुसार संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनमें, है ना, जिनके आद्य अवस्था या उत्तेजित अवस्था में डी उपकोष के अंदर कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे तत्वों को कौन से तत्व बोला जाता है, संक्रमण तत्व। ये नई परिभाषा है, पूछता भी है, तो नीचे लिख लेना कि, है ना, इस पॉइंट के बाद, है ना, डी ब्लॉक के तत्वों को है ना संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। और नीचे संक्रमण तत्व की परिभाषा लिख लेना, है ना, कि संक्रमण तत्व की क्या परिभाषा होती है। तो संक्रमण तत्व की आपकी परिभाषा है ना, वह तत्व, ना, वह तत्व जिनके पास
आद्य अवस्था या उत्तेजित अवस्था में, है ना, वह तत्व जिनके पास आद्य अवस्था या उत्तेजित अवस्था में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। है ना, वह तत्व जिनके पास आद्य अवस्था या उत्तेजित अवस्था में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, नहीं क्या बोला मैंने, आद्य अवस्था या उत्तेजित अवस्था में डी उपकोष के अंदर, डी उपकोष भी बोलना था ना, आद्य अवस्था या उत्तेजित अवस्था में डी उपकोष में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो बीच में डी उपकोष जरूर डाल देना। ये हमारी एग्जैक्ट परिभाषा होती है किनकी, ट्रांजिशन एलिमेंट की, है ना, जिन्हें संक्रमण तत्व बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातु भी बोल सकते हैं। अब इस बेसिस पर एक चीज जरूर ध्यान रखना कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होंगे, परंतु सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होंगे। ये खूब अच्छा पॉइंट पूछा जाता है, तो नीचे नोट करके लिख लेना। एक्सेप्शन में बता रहा हूं आपको कैसे, है ना, कि सभी, है ना, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, सभी डी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, परंतु सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। है ना, और इसका आपका उदाहरण जिंक, कैडमियम और मरकरी है। जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों एक दूसरे के नीचे आते हैं। जिंक का Z30 होता है, उसके नीचे ये आता है 48 और उसके नीचे ये आता है आपका 80। इन सब का जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, वो है आपका N-1 D10 और NH2। ये इनका जनरल विन्यास है। और इन सब का देखो, अब ये अगर इनका जनरल विन्यास है तो ये इनकी कौन सी अवस्था है, हमारी आद्य अवस्था, है ना, जिसे हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो आद्य अवस्था में आप देख सकते हो इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। और इन सब की जो कॉमन संयोजकता होती है वो +2 होती है। जो सबसे ज्यादा ये संयोजकता दर्शाते हैं कितनी, ऑक्सीकरण अवस्था +2। +2 का मतलब क्या, इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करा, 2। अब इलेक्ट्रॉन निकलते हमेशा सबसे पहले किस शेल से निकलेंगे, आउटर मोस्ट से कि पेनल्टीमेट से, आउटर मोस्ट। हमेशा सबसे पहले बाहर के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। बाहर का इलेक्ट्रॉन ये है कि ये है NH2। तो अगर ये +2 दर्शा रहे हैं तो +2 का मतलब S वाले इलेक्ट्रॉन चले गए, तब भी इनका विन्यास क्या बचेगा, N-1 D10। और ये इनके लिए कौन सी अवस्था है, इनकी उत्तेजित अवस्था, समझे। तो ये आद्य अवस्था मतलब जो नॉर्मल होता है, उत्तेजित अवस्था मतलब यौगिक में जो होता है। दोनों ही अवस्थाओं में मैं देख सकता हूं इनके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये जिंक, कैडमियम और मरकरी ये केवल क्या कहलाएंगे मेरे लिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, समझे। ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक चीज पूछी जाती है बेटा, ध्यान रखिएगा। अगली चीज क्या पूछी जाती, तो नीचे अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि डी ब्लॉक में, है ना, डी ब्लॉक में 4 संक्रमण श्रेणियां होती हैं। डी ब्लॉक में 4 संक्रमण श्रेणियां होती हैं, है ना। और 4 संक्रमण श्रेणियां कौन सी होती हैं, पहली कहलाती है हमारा प्रथम संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज प्रथम संक्रमण श्रेणी, और इसे बोलने के लिए 3D सीरीज भी बोला जाता है।
क्यों? क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ किस में भराएंगे? 3D में, ठीक है ना। और ये आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? स्कैंडियम 21 से लेकर Zn30 तक। तो ये 3D में भराएंगे आपके सभी। फिर ऐसे ही फर्स्ट के बाद डेफिनेटली कौन सी आएगी? हमारा सेकंड। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी जो आपका 4D सीरीज भी कहलाती है, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन किस में भराएंगे? आपके 4D में, ठीक है ना। और इसमें कहां से कहां तक एलिमेंट आएंगे? हमारा इट्रियम 39 जिसका सिंबल Y होता है से लेकर 48 आपका कैडमियम। लास्ट तो सब वो जिंक, कैडमियम, मरकरी पे ही आना है। इसी तरीके से तीसरी आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तृतीय संक्रमण श्रेणी, जिसे हम लोग 5D सीरीज भी बोलते हैं। तो इसमें 5D में भराएंगे आपके एलिमेंट, और ये चालू होती है 57 La लेंथेनम से, परंतु इसके बाद अगले 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं किसमें? F ब्लॉक में। तो 57 का 14 अगर आ गए तो 71 तक हो गया, इसलिए आगे ये चालू होती है कहाँ से? आपका 72 हाफ नियम से लेकर 80 कैडमियम तक। तो आवर्त सारणी की ये जानकारियां खूब महत्वपूर्ण बेटा, ये सब चीजें मुझे रटी हुई होनी चाहिए अकार्बनिक को ढंग से समझने के लिए। तो 9 एलिमेंट यहाँ पर आ गए और 1 एलिमेंट यहाँ पर, टोटल कितने हो गए आपके? 10। तो एक गैप आ जाता है सीधे। इस वजह से जो अगला हम लोग लास्ट करने वाले हैं F ब्लॉक के एलिमेंट, वो F ब्लॉक के एलिमेंट पूरे किस वर्ग में आते हैं? तृतीय वर्ग में। कौन से वर्ग में आएंगे? तृतीय, क्योंकि ये थर्ड है ना, G3 से G12, तो ये G3 के एलिमेंट है। तो सब के सब इसी ब्लॉक के अंदर घुसे हुए, 58 से लेकर कहां तक? पूरा 71 तक, है ना। तो F ब्लॉक का अगर 58 से 71 तक का कोई भी एलिमेंट दे के आपसे पूछे कि इसका वर्ग, आवर्त और खंड बताओ, तो खंड हमेशा F होगा, वर्ग हमेशा 3 होगा, और आवर्त 6 होगा। और ऐसे ही अगली अगर लास्ट देख लें, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, मजे आ रहे हैं? समझ में आ रहा है सब चीजें? ठीक है ना। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज तो ये कहलाएगी कौन सी सीरीज? हमारा 60। 7D हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। और ये इसमें भी वही सेम चीज होती है कि 57 के बाद हमारा पहले आता है कौन सा? एक्टिनियम। और एक्टिनियम का कितना नंबर होता है आपका? 89। 32 का जंप आता है, ठीक है ना। पहले देखो कितने का जंप आया? 18। 18 के बाद फिर 18 और फिर 32, बताया था हमने मैजिक नंबर, है ना। अभी विन्यास में बता रहा हूं। अब 89 के बाद इसमें क्या हो जाएगा? फिर से 14 एलिमेंट्स किसके आएंगे? F के। इधर तो लेंथेनाइट्स के आए, इधर किसके आएंगे? एक्टिनाइट्स। तो कहां से लेकर कहां तक? 90 से लेकर 103 हो गए 14 एलिमेंट। तो 103 तक चले गए, तो अब कौन सा आया? 104 वाला, ठीक है ना, रदरफोर्डियम से लेकर 112 तक, UUB। UUB का मतलब समझे? 100 से ज्यादा तत्वों का नामकरण किस तरह से करा जाता है, वो मैं अभी तरीका बता रहा हूं। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है। ठीक है। तो ये 4 संक्रमण श्रेणियां होती हैं। लास्ट पॉइंट बस लिख लेना हमारा कि डी ब्लॉक के भी जितने भी तत्व हैं वो सभी क्या हैं? धातु हैं, अधातु हैं कि उपधातु? सब धातु हैं। और इनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं? ये सभी क्या होते हैं? आपके परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। सबसे ज्यादा कलर्ड कंपाउंड किसके मिलते हैं आपको? डी ब्लॉक के, ठीक है ना। अच्छे उत्प्रेरक की तरह भी क्या करते हैं? कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब इनके जनरल गुणधर्म है हमारा, जो लिख लेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व धातु होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं, है ना। डी ब्लॉक के तत्व धातु होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं। एक अपवाद है, किसको छोड़कर? मर्क्यूरी को छोड़कर। मर्क्यूरी है ना लिक्विड होता है, तो ब्रैकेट में डाल देना मर्क्यूरी को, Hg को छोड़कर, है ना। डी ब्लॉक के तत्व धातु होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं, ब्रैकेट में Hg को छोड़कर डाल देना, है ना। आगे लिख लेना कि इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं।
तथा अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। आ रहा हूँ ना बेटा, उस पर भी आ रहा हूँ, अभी जो बोल रहा हूँ वो तो लिखते चलो। तथा अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो दिस इज योर कौन सा डी ब्लॉक है ना। अब आखिरी बचता है हमारा एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व क्या होंगे? इनमें कितने उपकोष कोष अपूर्ण भरे हुए होंगे? 3। एन भी खाली होगा, n-1 भी और n-2। समझे? तो इनकी परिभाषा हम लोग ये लिखेंगे बेटा, वह तत्व जिनमें 3 कोष है ना, वह तत्व जिनमें 3 कोष, 3 के बाद अंत, मतलब 3 से पहले अंतिम, भले ऊपर का एरो देकर डाल देना, अंतिम 3 कोष है ना, वह तत्व जिनमें अंतिम 3 कोष, और ब्रैकेट में अंतिम 3 कोष का मतलब डाल देना n, n-1 और n-2 है ना। अंतिम 3 कोष n, n-1 तथा n-2 ब्रैकेट बंद कर देना, अपूर्ण भरे हुए हों तथा अपूर्ण भरे हुए हों तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन अपूर्ण भरे हुए हों तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कोश के f उपकोश में जाता है। एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो ये एफ सब शेल में आपके टोटल 7 कक्षक होते हैं ना, जिनके नाम वाम हमें याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की बात करें वापस उन रूल के हिसाब से, पहले एक एक करके भराएगा, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो टोटल इसमें क्या हो गया हमारा 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये नहीं बोलेंगे कि इसमें 14 वर्ग है बेटा, क्योंकि अभी मैंने बता दिया कि ये सब कौन से वर्ग में आते हैं, आपके 3rd वर्ग में। हम लोग ये बोलेंगे कि एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी लेंथेनाइट जिसे 4f सीरीज भी बोला जाता है, दूसरी एक्टिनाइट जिसे 5f सीरीज होती है, और दोनों में कितने कितने तत्व होते हैं? 14 तत्व होते हैं। तो ये बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो पॉइंट में इसमें पहला पॉइंट यही लिखेंगे हमारा कि एफ ब्लॉक आवर्त सारणी में सबसे नीचे अलग से उपस्थित होता है। एफ ब्लॉक आवर्त सारणी में सबसे नीचे अलग से उपस्थित होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोलेंगे कि एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक में की जगह क्या कर लेना कि सभी तत्व G3 है ना, तीसरे वर्ग में उपस्थित होते हैं। एफ ब्लॉक के सभी तत्व G3 तीसरे वर्ग में उपस्थित होते हैं, है ना, तथा इनमें ध्रुव श्रेणियां होती हैं एवं प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व होते हैं, तथा इनमें 2 श्रेणियां होती हैं प्रत्येक में 14 तत्व उपस्थित होते हैं। पहली 4f सीरीज है, दूसरी आपकी 5f सीरीज है ना। 4f सीरीज जो है इसे हम लोग कौन सी सीरीज भी बोलते हैं? लेंथेनाइट। तो 4f सीरीज इज आल्सो नोन एज योर लेंथेनाइट सीरीज। लेंथेनाइट श्रेणी बोला जाता है जिसमें आपके तत्व 58 Lu से लेकर कहां तक? 71 तक, ठीक है। और 5f सीरीज श्रेणी को हम लोग
एक्टिनाइट श्रेणी बोलते हैं, जिसमें आपका 90 थोरियम से लेकर कहाँ तक 103 तक, है ना। सिंबल हम लोग देख लेंगे, 103 का मुझे याद नहीं, तो अभी बस एटॉमिक नंबर लिखना, 58 से 71 और 90 से 103, ठीक है ना। तो ये पहली वाली जो है ये उपस्थित होती है P6 में। P6 का मतलब कौन से आवर्त में? छठे आवर्त। और दूसरी वाली उपस्थित होती है P7 में, मतलब 7वां आवर्त। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बस ये लिखना हमारा कि ना इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास IG N-2 F1214 10-1 D012, है ना, और NS1,2। तो आप देख सकते हैं कि इसमें N भी खुला हुआ है, N-1 भी खुला हुआ है और N-2 भी। S और P ब्लॉक में केवल क्या खुला हुआ था? N, ठीक है ना। इसलिए हमने लिखा था कि अंतिम बीच के सभी कोश क्या हैं आपके? पूर्ण है, केवल बाह्यतम को छोड़कर। डी में आपने देखा कि N और N-1 दोनों खुले हुए, तो अंतिम 2 कोश अपूर्ण भरे हुए थे। F ब्लॉक के तत्वों में अंतिम 3 कोश क्या होते हैं? हमारे अपूर्ण भरे हुए होते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट में कि इनमें भी क्या होते हैं बेटा? धातु हैं जो परिवर्ती संयोजकता दर्शा सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट बस हम लोग यही बोलेंगे कि एफ ब्लॉक के तत्व सामान्यतः धातु हैं जो परिवर्ती संयोजकता दर्शा सकते हैं। एस ब्लॉक के तत्व सामान्यतः धातु हैं जो परिवर्ती संयोजकता दर्शा सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा 4 तरह से तत्वों का वर्गीकरण हो गया। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनके विन्यास, ये सब जनरल प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखना हमारा अगला, है ना, नेक्स्ट चीज है ना, आवर्त सारणी में प्रयोग होने वाले सामान्य पद। है ना, सामान्य पद मतलब जैसे आपने सामान्य या हाँ एक्टिनाइट 89 से, तो 89 से लेकर 90 से 103, 104 हो तो गए। सामान्य पद क्या क्या यूज होते हैं? विकर्ण संबंध आपने नाम सुना होगा, सेतु तत्व सुना होगा, प्रारूपी तत्व सुना होगा, सामान्य या संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्व। जैसे इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व भी बुलाते हैं, है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये तो पता होगा। तो ये सब जनरल परिभाषाएं में सबकी लिखा दे रहा हूं। पहला लिख लो हमारा, है ना, सामान्य या निरूपण तत्व, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, है ना, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, और जिसमें लिख लेना क्या हमारा कि एस तथा पी ब्लॉक के तत्व एस तथा पी ब्लॉक के तत्व ब्रैकेट में अक्रिय गैस को छोड़कर, एस तथा पी ब्लॉक के तत्व ब्रैकेट में अक्रिय गैस को छोड़कर, ठीक है, इनको हम लोग कौन से तत्व बोलते हैं? सामान्य या निरूपण। सेकंड लिखना हमारा प्रारूपी तत्व, टिपिकल एलिमेंट्स। पहला नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, सेकंड है टिपिकल एलिमेंट मतलब प्रारूपी तत्व, ठीक है, जिसमें लिखना है ना तीसरे आवर्त के तत्वों को, तीसरे आवर्त के तत्वों को, है ना, अगेन ब्रैकेट में आर्गन को छोड़कर
आर्गन को छोड़कर, ब्रैकेट बंद कर देना, है ना, प्रारूपी तत्व कहते हैं, क्योंकि यह तत्व, है ना, अपने वर्ग की गुणधर्मों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, है ना, अक्रिय गैस मतलब आर्गन को छोड़कर बाकी है। P3, किसी भी आपको आवर्त, किसी भी पर्टिकुलर वर्ग की आपको गुणधर्मों को देखना हो तो आप उसके गुणधर्म हमेशा किससे देखोगे? P3 के, तीसरे आवर्त के, ना। ऐसा क्यों? दूसरे से क्यों नहीं देख सकता हूं मैं? लिथियम से क्यों नहीं देख सकता हूं भैया? सोडियम से ही क्यों गुणधर्मों को देख रहा हूं? आप सभी को पता होगा कि एस ब्लॉक के तत्वों में या एल्कली मेटल में लिथियम जो होता है क्या है ना, अपवाद बिहेवियर शो करता है। अपवाद का मतलब क्या? वो विकर्ण संबंध किसके साथ रखता है? मैग्नीशियम। तो लिथियम के तो ज्यादा गुणधर्म किससे मिल रहे हैं? मैग्नीशियम से। तो अगर मैं लिथियम के गुणधर्मों को पूरे क्षार धातुओं के गुणधर्मों के लिए प्रयोग करूंगा तो काफी क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। इसी तरह से इसमें बेरिलियम जो होता है, मैं बेरिलियम को भी प्रयोग नहीं कर सकता हूं। क्यों? बेरिलियम विकर्ण संबंध किसके साथ रखता है? एल्यूमिनियम। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्ग के गुणधर्मों को अध्ययन करना है तो आप कौन से तत्व लेते हो? तीसरे आवर्त के। इसलिए इन्हें कौन से तत्व बोला जाता है? हमारा प्रारूपी तत्व। आप नीचे कारण कर बना के लिख लेना कि ना, द्वितीय आवर्त के वर्गों को है ना, द्वितीय आवर्त के वर्गों को नहीं लिया जाता है क्योंकि यह, द्वितीय आवर्त के वर्गों को नहीं लिया जाता है क्योंकि यह, है ना, अपने वर्ग में असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं, क्योंकि यह अपने वर्ग में असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब असामान्य व्यवहार क्यों दर्शाते हैं? कारण भी पूछ सकता हमसे, जिसका कारण है ना, क्या क्या कारण होते हैं? पहला कारण होता है इनका निम्न आकार, सबसे छोटे होते हैं, है ना। तो फर्स्ट इज निम्न आकार। दूसरा, आयनन ऊर्जा, भले मुझे इस चैप्टर में पढ़ना है ना, परंतु हमें सब रफ आइडिया तो होगा। नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती? कम होती जाती। मतलब द्वितीय आवर्त की आयनन ऊर्जा क्या होगी? सबसे ज्यादा। सेकंड हम लोग यही लिखते हैं, उच्च आयनन ऊर्जा। तो सेकंड पॉइंट हम लोग यही लिखते हैं, उच्च आयनन ऊर्जा, है ना। तीसरा पॉइंट लिखते हैं हम लोग इसमें, है ना, डी कक्षकों की अनुपस्थिति, है ना। डी उपकोष जो होगा वो किससे चालू होगा? कौन सी शेल के बाद चालू होगा? पहले कोश के अंदर केवल एस उपकोष होता है, दूसरे के अंदर एस और पी दोनों होते हैं। ध्यान दिया है ना आपने? 2s और 2p दोनों लिखते हो आप। 1 में केवल क्या लिखते हो आप लोग? s। और 3 में आप क्या क्या लिखते हो? 3s, 3p और 3d। मतलब सेकंड कोश के अंदर डी उपकोष नहीं होगा, परंतु तीसरे से क्या हो जाता है? डी उपकोष चालू हो जाता है ना। और f की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए f को तो हम ज्यादा कंसीडर ही नहीं कर रहे, हमारे लिए डी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये 3 कारण होते हैं, कभी पूछ ले, ध्यान रखिएगा। निम्न आकार, उच्च आयनन ऊर्जा और डी कक्षकों की क्या? अनुपस्थिति, है ना। अगला लिखना हमारा सेतु तत्व। नेक्स्ट वी कैन राइट सेतु तत्व, है ना। सेतु तत्व का मतलब क्या है हमारा? है ना, डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है? ये संयोजकता वगैरह अपनी परिवर्तित नहीं कर सकते। संकुल बनाने की प्रवृत्ति भी क्या होगी? कम। जो संकुल बनाने की वजह से सबसे ज्यादा प्रवृत्ति किसमें होती है? डी ब्लॉक में। परंतु बनाने को ये कुछ कुछ तो बना ही सकते हैं। जैसे ये क्रायोलाइट बनाता है, आपका बेरेट बनाता है, एल्यूमिनेट बनाता है, वो सब चीजें क्या हो गई? इनकी खत्म हो गई। आ रही मेरी बात समझ में? लिगेंड से रिएक्ट करने की प्रवृत्ति क्या हो गई? इनकी खत्म। इन सब में सब कुछ, आगे के सभी तत्वों में ये सब प्रवृत्ति क्या है? हमारी चालू हो चुकी है। तो इनके जो गुणधर्म होंगे वो बाकी तत्वों के गुणधर्मों से क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं।
परंतु ऊपर वाले के गुणधर्म से मैच नहीं हो रहा हमारा, है ना। तो डी कक्षकों की उपस्थिति का कारण ये हो जाता हमारा, ठीक। हाँ, अगली चीज क्या बोल रहा था मैं, सेतु तत्व, है ना। अब क्या मीनिंग है हमारा सेतु तत्व का, ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज का मतलब क्या होता है, जो दो सिरों को जोड़े, है ना। जैसे पहले मैं आपको बताऊं, है ना, 1A और 1B, है ना, क्या नाम है हमारा, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो होता है हमारा वो 1A मतलब सोडियम के साथ, और 1B मतलब कॉपर। जो अगर पुराने वाले मेंडलीव के क्लासिफिकेशन देखें तो मैग्नीशियम जो होता है वो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में इन दोनों से क्या रखता है, संबंध रखता है। तो ये इन दोनों के लिए किसकी तरह से काम कर रहा है हमारा, सेतु की तरह। तो ऐसे तत्वों को हम लोग कौन से तत्व बोल देते हैं, सेतु तत्व, है ना। तो बस परिभाषा लिख लेना, ब्रिज एलिमेंट का भी पूछ ले तो मतलब मीनिंग लिख लेना इसका। तो ब्रिज एलिमेंट का हमारा मतलब है कि वह तत्व जो, है ना, वह तत्व जो दो भिन्न तत्वों के, है ना, गुणधर्मों से कुछ समानता रखता है, दो भिन्न तत्वों के गुणधर्मों से समानता रखता है, अर्थात उनके लिए सेतु की तरह कार्य करता है। अर्थात उनके लिए सेतु की तरह कार्य करता है। ठीक है, अगली चीज लिखना है हमारा विकर्ण संबंध। लास्ट चीज हमारा विकर्ण संबंध, जिसमें लिखना द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व, द्वितीय आवर्त के कुछ तत्वों में द्वितीय आवर्त के कुछ तत्वों में तृतीय आवर्त के तत्वों तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता पाई जाती है। द्वितीय आवर्त के तत्वों में तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता पाई जाती है, अर्थात, है ना, अर्थात द्वितीय आवर्त के तत्व, अर्थात द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ विकर्ण संबंध रखते हैं। तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ विकर्ण संबंध रखते हैं ना। P2 जैसे हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। P3 अगर आप बोलते हो तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, समझे। तो ये आपका लिथियम की ज्यादातर गुणधर्म किसके साथ मिल रहे हैं, आपका मैग्नीशियम, विकर्ण संबंधों के। बेरिलियम के गुणधर्म मिल रहे हैं आपका एल्यूमिनियम। बोरॉन के गुणधर्म मिल रहे हैं किसके साथ, सिलिकॉन। तो इन चीजों का ना हम लोग विकर्ण संबंध बोलते हैं। ज्यादातर इन तीनों में ही ये यूज करा जाता है। विकर्ण संबंध के हमसे कारण भी पूछ सकता है कि आखिर क्या कारण है ना। तो कारण ये है, आप जब नीचे आओगे तो आकार बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। इसका आकार भी ज्यादा है, आवेश भी ज्यादा है। इसका आकार भी कम है और आवेश भी क्या है, कम। तो इन दोनों का जो आवेश घनत्व होता है, ठीक है, कौन सा घनत्व, आवेश घनत्व, दैट इज रेशियो ऑफ चार्ज टू साइज, है ना। आवेश तथा आकार का अनुपात इन दोनों के लिए क्या होता है, सेम। लगभग विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है, दोनों की सेम। तो इस वजह से इनके गुणों में समानता पाई जाती है। तो आप नीचे लिख सकते हो विकर्ण संबंध का कारण, विकर्ण संबंध का कारण पहला हम लोग बोल सकते हैं लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता, लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता, है ना। सेकेंड आपका दूसरा आप बोल सकते हो लगभग समान
आयनिक विभव, लगभग समान आयनिक विभव, और जिसमें आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कि आवेश तथा आकार का अनुपात, आवेश तथा आकार का अनुपात। ठीक है, तो ये सब हमारे जनरल जो तत्व है, एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एज वेल एज है ना प्रारूपी तत्व, सेतु तत्व, संक्रमण तत्व, अंत संक्रमण तत्व, धातु, अधातु, उपधातु, इन सब के बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिल गई। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पर आ रहे हैं, छोटी सी हमारा है ना 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण। 100 से अधिक तत्वों वाले परमाणु क्रमांक का IUPAC नामकरण है ना। ये भी छोटी सी चीज है, मेंस फेंस में पूछ लेता है कि जो 100 से ज्यादा है, जैसे अभी मैंने 112 वाले तत्व को क्या लिखा था, UUB है ना। तो इसने क्या करा है, फिक्स कर दिया भैया कि जो भी जिनकी अब जो इनको नंबर है ना, मान लो आपका जो नंबर है ना, संख्या है, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका ना क्या संख्या, प्रतीक है ना, और शब्द है ना। अब इसमें आपको अभी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, इसको अन बोला जाता है। जो प्रतीक किससे निरूपित करोगे, यू से। 1 को आप नील लिखते हो, इसलिए आप इसे एन। बी को आप क्या लिखते हो, आपका बाई, गलत लिख रहा हूं है ना। 0 को नील तो ये एन, ये आपका अन तो ये क्या आपका यू। बाई का मतलब बी है ना। ट्राई का मतलब आपका टी। 4 को हम लोग लिखते हैं क्वाड तो क्यू। 5 को हम लोग लिखते हैं फेंट तो पी। 6 को हम लोग लिखेंगे हेक्स तो एच। 7 को हम लोग लिखेंगे हेप्ट तो एच। 8 को ऑक्ट तो ओ, और 9 को नॉन तो 9 को नॉन लिखते हैं, क्या लिखते हैं नॉन लिखोगे, बाकी एन 2 बार हो जाएगा ना फिर, तो इसका प्रतीक कुछ दूसरा होगा, इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो बस IUPAC नामकरण में इतना बोला गया था। ये ग्रीक या इनके कौन से शब्द होते हैं, लैटिन है ना। तो ये ग्रीक ऑब्लिक लैटिन पद्धति से लिए गए हैं, और 100 से ज्यादा वालों के लिए IUPAC ने बोला है कि आप उनका जो परमाणु नामकरण है, वो उनका जो प्रतीक है वो 3 शब्दों में लिखोगे। जैसे 101 है तो 101 मतलब पहला तो 1 है तो अन के लिए क्या लिखूंगा मैं, केवल यू। दूसरा क्या है आपका 0, 0 मतलब नील, मतलब उसका केवल एन लोगे। तो IUPAC ने फिक्स कर दिया है कि 100 से ज्यादा वालों को केवल 3 अल्फाबेट से, 3 अल्फाबेट को क्या बोलेंगे हिंदी में, वर्णमाला। 3 शब्दों से, 3 वर्णमाला से क्या करा जाएगा, निरूपित करा जाएगा। और वो 3 शब्द क्या होंगे, इन प्रतीकों के पहले पहले अक्षर है ना। और पूरा नाम लिखना हो तो पूरा नाम 101 वाले का क्या लिखोगे आप, है ना, अन नील, फिर अन आखिरी में IUM आएगा, मतलब कंप्लीट नेम क्या होगा उसका, अन नील यूनियम। ठीक है। बाई और ट्राई के केस में चूंकि आखिरी में क्या क्या आ रहा है आपका, आई आ रहा है, और IUM में भी आई आएगा, तो तब बाई और ट्राई के केस में एक आई क्या कर देते हैं हम लोग, हटा देते हैं। तो पहले ये लिख लेना, और इसके बाद बस ये 2 चीजें लिख लेना नीचे हमारा कि 100 से अधिक परमाणु, ये सिंबल के साथ नीचे लिखना, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का प्रतीक, 100 से अधिक तत्वों के परमाणु क्रमांक, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का प्रतीक ना, अंग्रेजी वर्णमाला के 3 वर्णों से प्रयुक्त, 3 वर्णों से दर्शाया जाता है।
अंग्रेजी वर्णमाला के 3 वर्णों से दर्शाया जाता है, जो है ना, जो उनमें आने वाली संख्याओं के ग्रीन या लैटिन शब्द का प्रथम वर्ण होता है, जो उनमें आने वाले अंकों के ग्रीन या लैटिन शब्द का प्रथम वर्ण होता है। तो प्रतीक अगर पूछा जाए 114 का, मैं आपसे प्रतीक पूछूं तो 114 का प्रतीक अब आपको क्या लिखना है ना। 1 मतलब अन तो यू, फिर 1 मतलब अन तो यू, और फिर 4 मतलब क्वाड मतलब क्यू। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ना। 115 का लिखना होगा तो यू यू और पेंट है तो आपका पी। 106 का लिखना होगा तो यू एन, और 6 है तो क्या आपका हेक्स मतलब एच। तो इस तरीके से ना 2-3 ये एग्जाम्पल डाल देना। ये इनका प्रतीक है। 107 का क्या हो जाएगा? तब सेप्ट बोल देंगे बेटा, उसे एस से प्रदर्शित कर देंगे हम लोग, है ना। तो हाँ, तो हेक्स ऑब्लिक सेप्ट लिख लो हम लोग, तब सेप्ट भी बोल देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो हमारा। तो ये तो आपका प्रतीक का निरूपण है। और नामकरण के लिए लिख लेना हमारा। तो ये आज हमारी जनरल सब चीजें खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास से हमारी अब आवर्ती गुण चालू होंगे। आयनन, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन, बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता की उनमें क्या समानता होती है। तो नामकरण के लिए लिखना कि है ना, इनका नाम इनमें आने वाले अंकों का है ना, इनका नाम इनमें आने वाले अंकों के लैटिन नाम को, इनका नाम इनमें आने वाले अंकों के लैटिन नाम को एक साथ जोड़कर लिखा जाता है तथा अंत में एक साथ जोड़कर लिखा जाता है तथा अंत में IUM जोड़ दिया जाता है। इनमें आने वाले अंकों के लैटिन शब्द को एक साथ जोड़कर लिखा जाता है तथा अंत में IUM जोड़ दिया जाता है ना। और ये लिखना कि बाई तथा ट्राई के केस में है ना, एक आई हटा दिया जाता है ना। एक आई इनका है और एक आई किसका होगा, IUM। तो 2 बार नहीं लिखेंगे। बाई तथा ट्राई के लिए एक आई को हटा दिया जाता है। जैसे 112 वाले का पूरा नाम पूछा आपसे, तो आप पूरा नाम क्या बोलोगे आप? अन है ना, 2 है। बाई, चूंकि आई इसमें भी आ रहा है और IUM में भी आएगा, तो बाई का आई मैंने हटा दिया तो मैंने बस IUM दे दिया। तो हम लोग अन बाइयम बोलेंगे इसको। तो इस तरीके से आप इनका क्या लिख सकते हो, नाम। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आज का चैप्टर रोक रहे हैं। ये जनरल चीजें सब आपकी खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास से हम लोग आवर्ती गुण को चालू करें। ठीक है, चलो।